Nasir, and the remaining topic I'm going to explain is egg surface changes as well as cleavage. Egg surface changes. अब ये चेंजेस जो है ये बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होती हैं बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अगर ये चेंजेस नहीं होती तो कोई परसेप्शन नहीं होती, कंसेप्शन नहीं होती, नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो पाती फिर स्पर्म के न्यूक्लियस। अब जो अगर हम बात करेंगे स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो क्या all the content enters into the nucleus of the egg cytoplasm? ऐसा नहीं है। इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह एक एक चीज जो है उसके बारे में इलैबोरेट किया जाता है कि क्या चीज न्यूक्लियस में एंटर हो सकती है एग के स्पर्म की और क्या चीज नहीं हो सकती। अगर हम एग सरफेस चेंजेस की बात करें इसमें होती है हमारे पास एग एक्टिवेशन, कि एग अपने आप को एक्टिवेट करता है फॉर द कंसेप्शन ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल। एग एक्टिवेशन में हमारे पास सीरीज है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसिंग स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है एग का। ये हमारे पास एग है, ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है और ये बाहर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स इसके। इस रीजन को हम कहते हैं जोना पेलोसिटा या फिर हम इसको वाइटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास तीन तरह की रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ZP1, ZP2, ZP3। यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हाइलोनिक एसिड लास्ट पे। ये हमारे पास डिफरेंट लेयर्स आती हैं जो कि प्रोटेक्शन देती हैं एग को पॉलीस्पर्मी से रोकने के लिए। इन एक्चुअल हमारे पास चार प्रोसेस आते हैं। पहला प्रोसेस हमारे पास होता है कॉर्टिकल रिएक्शंस का। पहला प्रोसेस कॉर्टिकल रिएक्शन का होता है। दूसरा प्रोसेस हमारे पास होता है एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म, एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म। उसके बाद तीसरा प्रोसेस हमारे पास होता है रीएक्टिवेशन ऑफ मियोसिस, रीएक्टिवेशन ऑफ मियोसिस। और चौथा प्रोसेस होता है हमारे पास डीएनए सिंथेसिस। इन स्टेप्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं कि कॉर्टिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। इन एक्चुअल स्पर्म जब एंटर करता है एग के अंदर, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर, उसकी एंट्री से पहले हमारे पास इन लेयर्स का ब्रेकडाउन होना जरूरी होता है रिसेप्टर्स का। इसके लिए कॉर्टिकल रिएक्शंस होते हैं। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो रिलीज होते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर हमारे पास 3 से 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस क्या करते हैं, प्रोटीएजेस ये मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन करते हैं बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वाइटल मेम्ब्रेन। ये जो कांटेक्ट होता है, ब्रिज होता है, उसको तोड़ देते हैं प्रोटीएजेस। ब्रेक द ब्रिज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वाइटल मेम्ब्रेन। उसके बाद आते हैं हमारे पास लिपोपोलिसैकाराइड्स। लिपोपोलिसैकाराइड्स क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं वाटर का कंटेंट विद द वाइटल मेम्ब्रेन। और उसके बाद आते हैं हमारे पास पेरोक्सीडेजेस। पेरोक्सीडेजेस क्या करते हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन्स को डेवलप करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों करते हैं, वो लास्ट स्टेप के अंदर देखेंगे कि मेम्ब्रेन लास्ट पे क्यों डेवलप की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, प्रोटीएजेस आगे लिपोपोलिसैकाराइड्स वाटर को ऐड करते हैं टू द वाइटल मेम्ब्रेन। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कॉर्टिकल रिएक्शन है, ये वन बाय वन क्या करते हैं, जो एग के ऊपर हमारे पास ये एनवेलप्स होती हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ZP1, ZP2 और ZP3। पहले ये ZP1 को ब्रेक डाउन करेगा यहाँ से, फिर ZP2, फिर ZP3। वन बाय वन इन लेयर्स को ब्रेक डाउन करने के बाद स्पर्म एंटर हो जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। एग के साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वहां पे होती है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, एग मेटाबॉलिज्म। कि स्पर्म वहां पे पहुंच गया, स्पर्म के पास इन एक्चुअल जब स्पर्म एंटर कर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वहां पे जो स्पर्म होता है उसके बाकी कंपोनेंट्स डीजेनरेट हो जाते हैं। सिर्फ दो चीजें उसकी बचती हैं, एक होता है एग का इसका स्पर्म का प्रोन्यूक्लियर, स्पर्म प्रोन्यूक्लियर बचता है पीछे, और एक हमारे पास बचता है उसके अंदर सेंट्रियोल। ये दो कंपोनेंट्स जो है ये फ्यूज करते हैं विद इन द
न्यूक्लियस ऑफ द एग। बाकी सारे कंपोनेंट्स जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एग के डीजनरेट हो जाते हैं। अब इनको भी न्यूट्रिशन चाहिए और इनके साथ साथ स्पर्म के जो एग का न्यूक्लियस है उसके जो कंटेंट है न्यूक्लियस है उसको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इन दोनों के न्यूक्लियस को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास दो पोर्शन बनते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो एक होता है एनिमल पोल और एक होता है वेजिटल पोल। ये हमारे पास एग न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसका न्यूक्लियस है। यहाँ पर ऊपर जो रीजन था हमारे पास अबव द न्यूक्लियस, इसको कहते हैं एनिमल पोल। इसको क्या कहते हैं, एनिमल पोल। हमारे पास सारा जो फर्टिलाइज कंटेंट होता है सारा इस रीजन के अंदर होता है। उसके बाद इस रीजन को हम कहते हैं मार्जिनल जोन, मार्जिनल जोन। और यहाँ नीचे हमारे पास होता है एनिमल पोल। एनिमल पोल से फिर क्या किया जाता है, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। एनिमल पोल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वेजिटल पोल। ये वेजिटल पोल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एनिमल पोल को, फर्टिलाइज एग को, ओसाइट को। जब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है तो हमारे पास इसकी डिवीजन आ जाती है। आगे हमारे पास क्लीवेजेस की वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो इस तरह एग मेटाबॉलिज्म के जरिए क्या किया जाता है, दोनों को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, स्पर्म के न्यूक्लियस को भी और एग के न्यूक्लियस को भी। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन होती है, रिएक्टिवेशन होती है मेयोसिस की। हमने पीछे डिस्कस किया था ओजेनेसिस के अंदर कि जो ओसाइट है जब वो मेयोसिस 2 या मेटाफेज 2 के अंदर एंटर होता है, जब मेटाफेज 2 के अंदर एंटर होता है ओसाइट, तो वहां पे उसको क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। वहां पे उसको कैप्चर करने के बाद, अरेस्ट करने के बाद उसको रोक दिया जाता है। यहाँ पर जब ये फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद एंट्री के बाद अब यहाँ पे दोबारा मेयोसिस की क्या होती है, रीएक्टिवेशन। जब मेयोसिस की रीएक्टिवेशन होती है तो हमारे पास एक पाथवे बनता है। उस पाथवे को हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास जो है कि एक्टिवेशन होती है। हमारे पास डिफरेंट तरह के एंजाइम्स आते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं इसकी एक्टिवेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं फास्फोलाइपेज सी एंजाइम। फास्फोलाइपेज सी, और जो अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में पाया जाता है आइसोफॉर्म जीटा की फॉर्म में, उसको कहते हैं पीसीएल जीटा। बाकी एनिमल्स में जो सिर्फ फास्फोलाइपेज सी पाया जाता है, उनके अंदर जीटा आइसोफॉर्म नहीं होता, आइसोमर नहीं होता। उसके अलावा हमारे पास के अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉस्फेटिडाइल इनआइसोटोन। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आईपी DIP2। इसके अंदर हमारे पास दो फॉस्फेट होते हैं, एक होता है हमारे पास दूसरे कार्बन, एक होता है हमारे पास चौथे कार्बन के ऊपर और एक होता है हमारे पास पांचवें कार्बन के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आता है, इससे आगे इसकी डेरिवेशन होती है, IP3 बनता है और DAG बनता है। अब हम देखते हैं मामला 1, फास्फोलाइपेज सी एंजाइम असल में ये हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द मेम्ब्रेन। किस मेम्ब्रेन के दरमियान में, वाइटल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में। तो हमारे पास क्या आता है, PCL, ये एंजाइम आता है, ये एक्शन करता है किसके ऊपर, IP2 के ऊपर, TIP2 के ऊपर। TIP2 क्या हमारे पास, फास्फेटिडाइल इनआइसोटोन 4,5 डाइफॉस्फेट। कितने फॉस्फेट होते हैं इसमें, 2 फॉस्फेट होते हैं। पहला जो फॉस्फेट है वो इनआइसोटोन के साथ अटैच होता है। इनआइसोटोन की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शुगर है जो कि किसमें पाई जाती है, फूड के अंदर। किसमें पाई जाती है, फूड के अंदर। अब यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, PIP2 बन गया हमारे पास, फास्फोलाइपेज सी से क्या बन गया, फास्फेटिडाइल इनआइसोटोन 4,5 डाइफॉस्फेट। इससे आगे हमारे पास बनता है IP3।